For one last time, hello everyone. आप सबका स्वागत इस आज के सबसे आखिरी सेशन और हमारा आज का सबसे स्पेशल सेशन। वो क्यों? क्योंकि हमारे मेहमान जो हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो ऐसे शख्स हैं। मैं पिछली बार जब इनका इंटरव्यू कर रही थी तो सर ने सारी भविष्यवाणियां और सारी प्रोजेक्शंस के अगेंस्ट जाते हुए भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में एक प्रचंड जीत दिला दी थी। इस बार जब मैं इंटरव्यू कर रही हूं तो उससे बड़ी ऐतिहासिक जीत बिहार में दिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी को आए हैं। तो जहां भी धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा जाता है वहीं कमल खिला के आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले तो बहुत बधाई आपको। और सवाल मेरा कि करते कैसे हैं आप ये, जहां भेजा जाता है वहीं जीत हो जाती है? अरे मेघा जी, आपने मेरे को बुलाए है युवाओं से मिलाने के लिए, यूथ कॉन्क्लेव में बुलाए हो तो बताना तो पड़ेगा ना। पुराने चुनाव कैसे जीते लोगों ने, बिहार की जनता ने आशीर्वाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भरोसा किया, एनडीए की नेतृत्व में भरोसा किया और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक विश्वसनीय चेहरा है। ये सब फैक्टर रहा बिहार में। बिहार की नौजवान, बिहार की महिला, बिहार की वंचित वर्ग एक लंबी छलांग लगाने की मन बनाया है। उसमें से इस बार की विजय उसके एक प्रमुख कारण है। एक बात बताइए सर, देखिए बिहार में आप सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे, लेकिन खुद अपने दम पर आपको बहुमत नहीं मिली। आपके पास आपके अलायंस पार्टनर हैं। बिहार को लेकर क्या प्लान है? क्या ऐसा प्लान है कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी स्ट्रांग बने, इतनी अपने आप को एक्सपैंड करे कि अगली बार अपने दम पे सरकार बनाए, किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े? ऐसा नहीं है। हम पिछले 20 साल से 2005 से जी वहाँ एनडीए की एक सक्सेस, एनडीए तो हम चलाते हैं 96 से। बिहार में हमारी एनडीए की जो अभी के फॉर्म में 96 से है, लेकिन 2005 से हमारी सक्सेसफुली हमने कंटिन्यूसली कई बार एक चुनाव छोड़ के कई चुनाव हम लोगों ने इकट्ठा जीते हैं। हम तो बिहार में लड़े ही थे 101 लड़के बहुमत कैसे लाएंगे? हमारी एनडीए का ही बहुमत आवश्यकता था, जिसमें हमने रिकॉर्ड मतों से 200 पार करके हमारी एनडीए की सीट को हमने जीता है। हमने 200 ही जीता है, 200 पार किया है, यह हमारा बहुमत है। इसलिए ये कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज देश में जिस प्रकार की डेमोक्रेटिक सिचुएशन है, हम एक सक्सेसफुली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक गठबंधन चलाते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस चलाते हैं। कई पार्टी उसमें से हमारे साथ है, बिहार में भी कई पार्टी हमारे साथ है। आज पार्टी का विषय नहीं, आज हम एनडीए के विषय लेकर चलते हैं। दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, पश्चिम में भी है और पूर्व में भी है। सर्वदूर हम एनडीए चलाते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उसकी लीडिंग पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व है। नीतीश कुमार जी को लेकर कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे अटकलें आपकी गलत हो चुका है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब ठीक चल रहा है। नहीं, पूरा 5 साल करेंगे वो? क्या लग रहा है? आप बताइए, आप सबसे बड़ी पार्टी है सर, दावा तो आप ही का होना चाहिए था मुख्यमंत्री के चेहरे पर। इस प्रश्न का कोई अभी औचित्यता नहीं है, रिलेवेंस नहीं है। अभी हमने एक बहुत बड़ी चुनाव जीत के आए हैं और वहां नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं। चलिए, एक चुनाव से निकले दूसरे चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो है बंगाल। बंगाल में आपने खासा काम किया है। ये बताइए इस बार क्या तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में? सर, पिछली बार पूरी कोशिश की थी आप लोगों ने, कई लोग दल बदल के आपके तरफ आ गए थे, इस बार तो वो भी नहीं आ रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी की क्या तैयारी हो रखी है वहां? भारतीय जनता पार्टी का बात छोड़िए, बंगाल की जनता ने तैयार बैठा है इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए। मैं उड़ीसा का हूं, मैं कई खबर बंगाल से हमको मिलती रहती है। हम जब गांव जाते हैं, राजधानी जाते हैं, सहज रूप में बंगाल की खबर हमारे पास सामाजिक तौर से आ जाती है। समाज के लोग मिल जाते हैं, व्यापारी मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं। बंगाल में जिस प्रकार की शासन चल रहा है, कोई शासन है ही नहीं। अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद चरम पे है। बंगाल की प्रबुद्ध जनता सर्वदूर इस बार एक राजनीतिक परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है। सर, पिछले 15 साल से आप यही बात बोल रहे हैं, 15 साल से दीदी वापस बार बार आ रही है, आप लोग को हरा कर आ रही है। इस बार क्या बदलेगा? देखिए, 15 साल में हमारी वृद्धि को तो देखिए। हम एक सामान्य डिस्टेंट थर्ड पार्टी से आज बंगाल में लगभग 40% वोट लेके एक सॉलिड ऑल्टरनेटिव पार्टी हम लोगों ने 2019, 22, 24 और अभी जब 26 को चुनाव होगा, हमने देखिए नंबर 1 पार्टी होने के लिए अब नंबर 3 नंबर 1 नहीं होता है। एक आधा में इलेक्शन हुई है, ज्यादातर 1, 3, 2, 1। हम पहले 3 थे। पिछले चुनाव में हम लोगों ने 19 में
हम लोगों ने 2 हुआ जी लोकसभा में, जी फिर 22 की विधानसभा में हम सशक्त विरोधी दल बने, जी। 70 से प्लस ज्यादा हम सीट जी, जीते। जी, बिल्कुल। फिर हम 24 में हमारी भले ही सीट कम आई, लेकिन हमारी जो वोट की कैपेसिटी परसेंट एक कंटिन्यूटी रहा, 40% प्लस कंटिन्यूटी रहा, और इस बार हम सत्ता परिवर्तन कर ही देंगे। दीदी से कैसे डील करेंगे सर? दीदी नहीं, को तो कैसे हमारी- टैकल करेंगे? कोई दीदी तो हमारी प्रतिद्वंदी है, उनकी नीति, उनकी नीयत, उनकी प्रचेष्टा के ऊपर ही हमारा सवाल है। व्यक्तिगत दीदी अपना एक अलग विषय है, लेकिन हमारी ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, अनुप्रवेशकारियों को महत्व देना, हाँ भ्रष्टाचार को महत्व देना, अत्याचार को महत्व देना, हिंसा को महत्व देना, ठीक है। ये बंगाल की जनता को एक्सेप्ट नहीं होती है। यही हमारी मुद्दा है, इसी के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी के ऊपर से आप जीत जाएंगे, आपको भरोसा है सर? बिल्कुल 100% भरोसा है मेरा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हमारी भरोसा छोड़िए, मैं तो प्रतिद्वंदी हूं, मैं तो प्रतिस्पर्धा में हूं, मैं तो मेरा मन बनाया हूं, मैं लड़ूंगा ठीक से, राजनीतिक लड़ाई लड़ूंगा ठीक से। लेकिन इस बार मैं जो लक्षण दिख रहा हूं, बंगाल की जनता मन बनाया है। और एसआईआर से कितनी मदद होने वाली है आप लोग को? ऐसा है तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, मतदान सूची को, मतदाता सूची को एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग कई सालों से उसको परिष्कार करते आई है, समय समय रहते हुए। इस बार सर्वदूर हो रहा है। दीदी ने कहा आप इलेक्शन कमीशन का मिसयूज कर रहे हैं। आप किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का यही- मिसयूज यही- कर रहे हैं? रेड्स में पहुंच जाती है ममता बनर्जी, वहां पर कहती है आप स्ट्रैटेजी चुरा रहे हैं। आप फाइल यही- लेकर, हरी फाइल लेकर खड़ी हो गई, कह रहे हैं स्ट्रैटेजी चुराने आई थी उनका भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार ही स्ट्रैटेजी है। हाँ उनका भ्रष्टाचार ही स्ट्रैटेजी है। उनके प्रदेश में जो लोग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, एजेंसियां तो आपने काम करेगी, भ्रष्टाचार करोगे और फिर सीनाजोरी करोगे, इससे कैसे होगा? आप भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े दिखते हो, आपकी मंत्रियों के घर में पहाड़ जैसा नोट की बंडल मिलता है, आपके आधे नेता केस के अंदर है, गंभीर संगीन भ्रष्टाचार में संलग्न है। ममता जी उन्हीं के साथ खड़े हैं अभी। आपसे एक बात पूछूं सर, आपकी जो बंगाल यूनिट है ना भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी फैक्शंस हैं उस यूनिट में, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, और ये एक बड़ी परेशानी है। ये आपको मानना पड़ेगा सर, ये है, इशू है आपके बंगाल यूनिट में। हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट? तो है ही नहीं तो अब जबरदस्ती मेगा जी कहने से कैसे मैं मान जाऊंगा? सर अलग अलग फैक्शंस का नाम लूं क्या? मैं देखो, मेरा पार्टी तो घर की पार्टी नहीं है ना, कोई मालिक की पार्टी नहीं। मेरे पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, 5 प्रकार के बड़े चेहरे रहेंगे, नेतृत्व रहेंगे। हाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य एक सुलझे हुए नेता है। हाँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष से शुभेंदु अधिकारी एक लड़ाकू नेता है। हाँ। हमारे अनुभवी नेता, मेरे साथ जो सहयोगी मंत्री है दोनों, शांतनु ठाकुर और सुकांत मजूमदार, बड़े एक्सेप्टेबल चेहरे हैं। हाँ। हमारे बहुत अनुभवी नेता दिलीप घोष जी हैं। ये सारे लोगों को मिला के बंगाल में एक सशक्त लड़ाई लड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, कैंप्स बटे हुए सर। देखो, कोई किसी के कोई मतभेद नहीं है, पार्टी के मूल पे, बंगाल की हितों के मूल पे सब लोग इकट्ठा है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा आते हैं आपके मंत्रालय पर सर। आप लोग एज अ पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत खिलाफत करते हैं। आप लोग कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए। कुछ एजुकेशनिस्ट अब देश में हैं जो ये बात कहते हैं कि वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन सिलेबस, वन करिकुलम, वन बोर्ड, ये होना चाहिए। मैं एजुकेशन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका मत क्या है? आपको लगता है कि ये हमारे देश में लागू हो सकता है, होना चाहिए? मेगा जी, आप इस विषय को, प्रश्न को पूछने के पहले थोड़ा आपको एक विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे देश की जो कामकाज की बंटवारा है, केंद्र क्या करेगा, राज्यों क्या करें, कौन सी विषय को जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, कुछ हिस्से की दायित्व राज्यों की है, कुछ हिस्से की दायित्व केंद्र की है। इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ही यूनिफाइड नहीं है, सहमति बनानी पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं है। कुछ काम देखो, मातृभाषा आधारित शिक्षा, हर एक राज्य की मातृभाषा अलग अलग है, वो एक हो ही नहीं सकता है। आप दिल्ली से उसको चला नहीं सकते हो। तमिलनाडु में तमिल भाषा ही चलेगा, पंजाब में पंजाबी भाषा ही चलेगा, बंगाल में बंगाली भाषा ही चलेगा, असम में ओहमिया भाषा ही चलेगा, तो केरला में मलयालम भाषा चलेगा। ये सारा विषय केंद्र से नहीं चल सकता है। सर भाषा की बात में आप क्लैरिफाई करिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बार एनईपी ने, जब हमारे देश में कैरिकुलम बनता है स्कूल एजुकेशन की, वो एक कैरिकुलम नेशनल कैरिकुलम बनता है, एनसीएफ बनता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क।
हर एक राज्य उस कैरिकुलम फ्रेमवर्क के आगे चल के स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाते। मान लो जी एक हिस्ट्री का चैप्टर बनानी है, हिस्ट्री की चैप्टर बनानी है, हर एक राज्य की अपना अपना गौरव है, अपना अपना अस्मिता है, उस हिसाब से स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क उस विषय को सिलेबस में लाएगा। ठीक है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की इंस्पिरेशन से, ओरिएंटेशन से स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क होगा, उसी में से अलग अलग टेक्स्ट बुक बनेगा। इसके अलावा हमारी एक नेशनल बोर्ड है सीबीएसई, हमारी नेशनल बोर्ड की रिकमेंडेड किताब बनाने के लिए एनसीईआरटी जैसे एक थिंक टैंक काम करती है। जी उस एनसीईआरटी एससीईआरटी से मिलकर राज्यों की किताब बनाती है। ये पिछले 78 साल में ये एकदम कोहेसिव मैकेनिज्म हमारा देश में है। जैसे अभी हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कई सारे फीचर्स है। उसकी कैरिकुलम फ्रेमवर्क नेशनली बने, कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बनी है। उसमें फिर सिलेबस बनी, फिर अभी टेक्स्ट बुक हम 8वीं तक बना लिए हैं, उसकी काम एनसीईआरटी कर रहा है। कई राज्य एनसीईआरटी किताब को हूबहू अडॉप्ट करते हैं, कुछ राज्य अडॉप्ट भी करते हैं, कुछ राज्य अपना बनाते हैं। इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रजातंत्र में ये स्वतंत्रता हमारी संविधान ने दिया है। कॉन्करेंट लिस्ट में प्राथमिक शिक्षा होने का ये सब अपना अपना बनाएंगे। हायर एजुकेशन में यूजीसी सिलेबस के गाइडलाइन देती है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी की अपने अपने अधिकार है अपना अपना सिलेबस बनाने के लिए, अपना अपना टेक्स्ट बुक बनाने के लिए। इंजीनियरिंग एजुकेशन में आईआईटी जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस है, आईएनआई है, ये सब स्वतंत्र है, उनको ऑटोनॉमी है, अपना अपना क्या क्या पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद आईआईएम में कोई कोर्स ही नहीं है, आईआईएम है, बिजनेस स्कूल है, केस स्टडी कोई कोर्स बनाते हैं, केस स्टडी कोई कोर्स, ये ऑटोनॉमी उनको देना पड़ेगा। इसको आप सिंगल विंडो में फ्रेमिंग नहीं कर सकते हो, सिंगल फ्रेमिंग नहीं कर सकते हो। वैसे ही एआईसीटी देश की बेसिक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी एक यूनिफाइड मॉडल एआईसीटी दिया है। एनसीटी टीचर्स एजुकेशन के कैरिकुलम क्या होगा, एक यूनिफाइड मॉडल है। यानी मैं कहने का उद्देश्य, कुछ विषयों में हमको डिसेंट्रलाइज मॉडल में जाना पड़ेगा, कुछ विषयों में हमको एक यूनिफाइड गाइडलाइन देना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूट में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये भारत के एजुकेशन मॉडल है जिसको एनईपी ने भी और स्पेसिफिक आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज कि ये स्कूल एजुकेशन में ये नहीं हो सकता है। The long and short of this is ये स्वतंत्र देना पड़ेगा, विशेष को इसको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, अपने अपने भाषा, अपने अपने आइडियाज, अपने अपने मोरल्स। देखो साहस की एक कहानी उत्तर प्रदेश में अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा। जी बिल्कुल, स्टोरी थीम रहेगा साहस, करेज रहेगा, लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स अलग अलग होगा, तो टेक्स्ट बुक भी अलग अलग होगा। जी ओके। अब आपके मंत्रालय में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं सर। ऐसा है कि वैश्विक स्तर पर अब हमारे जो नीश इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईएम ने अभी एक्सपैंड किया है अपने आप को, दुबई में एक नया कैंपस खोला है आईएम दुबई, विच इज़ अ वेरी बिग डील, और उसके लिए बधाई आप लोग को। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ सर कि ये अभी पहला एक आध दो चीज़ हम देख रहे हैं, कुछ मेजर चीज़ें यहाँ पाइपलाइन में हैं क्या? क्या हमारी आईआईटीज आईएम अब हम दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े स्तर पे देखेंगे क्या? देखिए, हमारे देश में एक फोकस पिछले, जब से माननीय प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभाले हैं, उन्होंने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। उन्होंने कहा है कि देखो शिक्षा में डिग्री इम्पोर्टेंट है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है डिग्री सेंट्रिक है। प्रधानमंत्री जी ने आके उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट किया, डिग्री आर इम्पोर्टेंट बट इक्वली कॉम्पिटेंसी इज इम्पोर्टेंट। हुनर इतना ही महत्वपूर्ण, स्किल उतना ही महत्वपूर्ण है। एनईपी 2020 में एक प्रमुख स्ट्रैटेजी है, हमारी हायर एजुकेशन इकोसिस्टम को दो चीजों की ओर ले जाना, अप्लाइड एजुकेशन की ओर ले जाना, जिसमें स्किल आएगा, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी बढ़ेगी। डिग्री सिर्फ पर्याप्त नहीं है, उसमें से कुछ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसमें कुछ स्किल होनी चाहिए। अप्लाइड एजुकेशन अभी ऑर्डर ऑफ द डे, ये एक दिशा है। दूसरी, हमारी देश में हम आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थोड़े दिनों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ठीक है। हमारी देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, ये दुनिया की आबादी की एक प्रकार से 1/6 पॉपुलेशन है। इतने बड़े बाजार के लिए जो आवश्यकता है, उसके लिए खुद को एक प्रोड्यूसिंग स्टेट करके बनानी पड़े खुद को, इसलिए हमारी खुद की इनोवेशन चाहिए। अटल टिंकरिंग लैब से लेके, अटल इनोवेशन मिशन से लेके, हमारी सारे आईआईटीज, आईआईसी जैसे इंस्टीट्यूशन, आईजर जैसे इंस्टीट्यूशन, उनको अभी प्रायोरिटी दिया गया है। आपकी पीएचडी पहले भी होती थी, पीएचडी पहले एकेडमिक्स होते थे, अभी हमारी प्रायोरिटी पीएचडी प्रोडक्ट सेंट्रिक हो।
इनोवेशन हो, हमारी आवश्यकता को, हमारे नेशनल मिशन है, नेशनल प्रायोरिटीज है, नेशनल प्रायोरिटीज आधार पे पीएचडी हो, टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी यहीं आए। भारत की विद्यार्थियों ने, भारत की युवा शक्ति ने कई बार अपनी ताकत दिखाई है इनोवेशन में, अपने डीप टेक रिसर्च में। ठीक है, ये भारत में आके हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। आज के दिनों में मैंने एक चीज गिना सकता हूँ, हमने मातृभाषा आधारित शिक्षा, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक, विश्व के जो बड़े बड़े अर्थनीति बने हैं, उन्होंने अपनी ताकत ज्ञान के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, डीप टेक्नोलॉजी को रिसर्च करते हुए निकाला। ये सब करते हुए उन्होंने अपने मातृभाषा पे जोर दिया। इस बार की जो नई रणनीति बनाई जा रही है एनईपी 2020 में, स्कूल हो या हायर हो, भारत की मूलभूत चिंता की परिवर्तन करना चाहिए, वैचारिक परिवर्तन करना, जिसको इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री ने कभी कहा, हमको मैकले मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। हमारी देश तब जाकर आत्मनिर्भर होगा। हमारी शिक्षा की हेतु क्या है? हेतु सिर्फ रोजगार नहीं, रोजगार सृजन करना। एक कोई रोजगार सृजन करेगा, 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक पैराडाइम शिफ्ट हम नई एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी इतने सहज तरीके से ये बात कहते हैं, इनफैक्ट जो स्पीच में वो ये बात कह रहे थे, मैं वहीं बैठी हुई थी जब उन्होंने कहा कि हमें मकौले के माइंडसेट से बाहर निकालना है और मैं 2035 तक इस पर ताला लगाना चाहता हूं, वो भी कहा उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी इतना विरोध हुआ, उसके बाद में तुरंत चेन्नई गई थी ऐसे ही कॉन्क्लेव के लिए। इतना विरोध वहां स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा हुआ, यही बोल के कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इंपोज करते हैं हिंदी हमारे ऊपर। आप कितना भी समझा लो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप या तो आप समझा नहीं पाते हैं या पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। ये सवाल बार मेघा बार जी, बार बार आता है। मैं मेघा जी आपको और स्टालिन जी दोनों को समझा नहीं पाता। नहीं, आप मुझे समझा लेते हैं। मैं आपकी मादा आपको भी समझाता हूँ। पहले आपको समझाना सहज है, आप रिजनेबल हो। देखो, मैं अभी तमिलनाडु जाके आया हूँ, पोंगल के दिन में तमिलनाडु में था। सोए को जगाया नहीं जा सकता है, ये स्टालिन महाशय सोए हुए हैं। आप लोग थोप नहीं रहे। हम बिल्कुल, कहाँ बताओ ना, हमने मातृभाषा में पढ़ाई का विषय एनईपी में कहा जी। तमिलनाडु में मातृभाषा क्या होगी? उन्हें हिंदी से प्रॉब्लम हो रही है ना। हिंदी हम बताए तो ही नहीं ना, पढ़ो करके। हिंदी आप पीछे के दरवाजे से घुसा देते हैं। अभी देखो आगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवोदय विद्यालय तो हमारी समय की खुली हुई स्कूल नहीं है। जब वो लोग, उनकी ताकत में कांग्रेस पार्टी केंद्र में था, तब ने उन्होंने नवोदय विद्यालय खोला। नवोदय विद्यालय को उन्होंने वहां खोलने नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको खोलो नवोदय विद्यालय को तमिलनाडु में, हमने थोपा। हमने तो अभी सीबीएसई को यह आग्रह किया है, आप विद्यार्थी अगर आग्रह प्रकाश करेगा, आप उसको पढ़ाने का माध्यम से 5th स्टैंडर्ड तक तो आपको उनकी मातृभाषा में करना ही चाहिए। 8th स्टैंडर्ड तक होने से और बढ़िया है जी। ये हमारी सीबीएसई की एलानिया पॉलिसी है, एनईपी की यही रिकमेंडेशन है। हम किसी भी राज्य के ऊपर कोई भी भाषा को थोप नहीं रहे। तमिलनाडु की सत्ताधारी दल और उनकी इलेक्शंस आ रहे हैं सर, ये चुनावी स्टंटबाजी उनकी है। तमिलनाडु शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, ये पहले से ही करके आए हैं। अभी वो बच्चों की भविष्य के साथ खेलते हैं। विज्ञान ये कहती है, जो बच्चा जितने ज्यादा भाषा समझेगा वो उतना ही आत्मविश्वासी होगा। मेघा जी, आपको हिंदी भाषाभाषी हो, आपको हिंदी अच्छी आती है, आपको इंग्लिश अच्छा आती है, आपको मैं उड़िया कहूं तो आप उसको समझते हो, आप बंगाली और अच्छे, आप एबीपी हो, एबीपी की सारे लोगों को तो बंगाली समझना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा। मैनेजमेंट की भाषा है, ये हमारी विशेषता, ये हमारी सुंदरता है। बहुभाषी होने से विद्यार्थी पारंगम होता है, कॉम्पिटेंट होता है, यह वैज्ञानिक विश्लेषण है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जी को सिर्फ राजनीति करना है, उनको तमिलनाडु की स्वार्थ के साथ विशेष करके। अभी तो वेस्ट बंगाल में दीदी भी कह रही है। देखो, दीदी की बात कम करो तो अच्छा है। क्यों दीदी की बात कम करो? मुझे लग रहा है आपको वहां पे काम पे लगाया जाने वाला है। ना, दीदी की समय समाप्त होने वाला है। नई उदय बंगाल में होने वाला है। दीदी का समय समाप्त होने वाला है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जरा बताएं। लोग चाहते हैं, मैं देखो, मैं राजनीतिक तरीके से बिल्कुल नहीं कहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप में बंगाल की जो खबरें आती हैं, मैं देखो, मैं तो कितनी सीट जीतने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? इतनी मैं देखो, मैं ज्योतिषी, आप मेघा जी, आप मेरे से तो आपका पुरानी दोस्ती है, थोड़े बहुत मेरे को जानता हूँ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई नंबर की गेम पे नहीं फंसता हूँ, मैं बिग पिक्चर देख पाता हूँ।
मैं भारत की कई सारे इंस्टीट्यूशंस में घूमता हूँ, मैं जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उस कैंपस में रह जाऊँ। सुबह सुबह मैं टहलता हूँ और वहाँ बच्चे आ जाते हैं, उनको खबर रहता है कि मैं वहाँ रात को आता हूँ। मैं जैसे बेंगलुरु आईआईसी में जाता हूँ, मेरे को सुबह सुबह मेरे वॉकिंग क्लब है बंगाल की स्टूडेंट, मैं उनको पूछता हूँ भाई तुम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ इतना इतना आईआईटी खड़गपुर है और बढ़िया इंस्टीट्यूट है, वहाँ छोड़ के क्यों आते हो? सारे बंगाल के मेधावी स्टूडेंट बंगाल छोड़कर आज बाहर आना पड़ रहा है। बंगाल में वो इकोसिस्टम नहीं है जो बंगाल एक समय में देश को लीड किया था, प्रेसिडेंसी कॉलेजेस जो एक्सेट्रा लीड किया था। बंगाल आज पढ़ाई के दृष्टि से, एडवांस रिसर्च की दृष्टि में, टेक्नोलॉजी की दृष्टि में बाहर आना पड़ता है। हमें उसको स्थापित करना है, वो बेचैनी हम दिख पा रहे हैं, इसीलिए बंगाल में परिवर्तन होगा, ये स्पष्टता से कह रहे हैं। पता ही चल जाएगा सर, अब 2-3 महीने की बात है। लेकिन क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे थे, वो पूरी देखिए युवा कॉन्क्लेव है, यूथ कॉन्क्लेव है, कितने सारे कॉलेज के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। सर थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, लेकिन आप ज़रा बताएं, हम इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा दुबई में कैंपस आपने खोला, लेकिन उसके बावजूद सर कहाँ परेशानी हो जाती है कि जब हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ढूंढते हैं दुनिया की, भारत का आईआईटी जो हमारा सर्वोच्च है वो भी 123 नंबर पे मुझे दिखता है। टॉप 100 में हमें हमारा ना कोई कॉलेज दिखता है, ना कोई इंस्टीट्यूट्स दिखता है। कहाँ कमी हो रही है सर? देखो और 11 साल से सत्ता में आप लोग, जब 2014 में हम लोग आए तब 10-11 इंस्टीट्यूशन क्यूएस रैंक के अंदर होते थे। ठीक है, 2026 में इसके नंबर बढ़ के हो गया 54। ये हमारा क्वांटम जंप है। हम जो क्यूएस रैंकिंग में और टाइम्स में जो हम लोगों की पिछड़ जाते, उसके कारण मैंने ढूंढा। हमारी 2 कारण से हम लोग पिछड़ जाते हैं। एक ओवरऑल ब्रांडिंग, हमारी एजुकेशन की उद्देश्य व्यवसाय नहीं है, हमारी एजुकेशन का उद्देश्य पब्लिक फंड से गरीब बच्चों को पढ़ाना, ये एक उसमें से हम थोड़ा पिछड़ते हैं। दूसरा, हमारे वहाँ बाहर के बच्चे कम पढ़ते हैं। क्यूएस रैंकिंग में एक बड़ा पॉइंटर है, बड़ा उनका वेटेज है, जितने ज़्यादा बाहर के विद्यार्थी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, वो क्यूएस रैंकिंग में उसको उतना मार्किंग मिलेगा। जो बड़े बड़े एजुकेशन डेस्टिनेशन आज दुनिया में है, अमेरिका हो, या लंदन हो, अन्य यूरोपियन कंट्री हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या कनाडा हो, इनके वहाँ बाहर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसीलिए वो थोड़ा आगे जाते हैं। लेकिन हमारे देश इतने बड़े हैं, हमें उस ग्लानि में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप रिसर्च कितने निकलते हैं, मैंने स्वीकार किया, हमारे रिसर्च अभी थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा है, अच्छे होते हैं। हमारे देश के नौजवान बहुत गहराई से चीज़ों को ढूंढते हैं, हमें उनको प्रायोरिटाइज करने के, आप थोड़ा उसको इंडस्ट्री के लिए करो, प्रोडक्ट के लिए करो। हम इस बार लक्ष्य रखें 500 इंडस्ट्री स्पॉन्सर, सरकार तो काफ़ी मात्रा में रिसर्च में पैसा खर्चा करती है। एएनआरएफ में हमने पार्टनरशिप लिया है, हमने आरडीआई रिसर्च डेवलपमेंट फंड बनाया, उसको भी हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करके रखे हैं। हमारे देश में मोदी जी के कारण हमने इनोवेशन को एक सब्जेक्ट बनाई है, इसमें हमारी देखो, मैं अगर 2 और एग्जाम्पल आपको दूंगा। 2014 में स्टार्टअप में हम कहाँ थे, आज 1.5 लाख से ज़्यादा 1,70,000 तक स्टार्टअप हम लोग बना चुके हैं, यूनिकॉर्न हजारों में बन चुकी है। हमारे देश में इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी नंबर ऊंचा पे उछटते जा रही है। पर क्या ये गलत विश है रखना कि क्या हमारे देश में भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटीज हो, हार्वर्ड हो? देखो, आप मेरे पास ऑक्सफोर्ड से ज़्यादा, मेरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और मेरे आईआईटीज, मेरे कई एनआईटी, पुणे की सीओईपी, मेघाजी में जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं, विश्व के कई बड़े बड़े इनोवेटर पुणे की सीओईपी के स्टूडेंट है। विश्व के कई बड़े बड़े अच्छे इनोवेटर्स हमारे जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं। कई सारे हमारे विश्व की कहीं भी जाओ इकोनॉमिक हॉटस्पॉट में, लीडरशिप में कौन बैठा है? हमारे आईआईटीएन बैठे हैं। आज आईआईटीज, हम आज आखिर भारत की आईआईटीज विश्व में डिमांड में है। हमने आज अबू धाबी में आईआईटी खोला, हमने जांजिबार में, तांजानिया में आईआईटी खोला, हमने आईआईएम खोला दुबई में। आज हम अन्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट जाने के लिए। देखो, कोई बाहर की एजेंसी की रेटिंग में आप इतना ओवररेट मत करो। हमारी देश की अनेक मेधा शक्ति आज विश्व की कई सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एक्टिव प्लेयर है। देखो, हम लोग इन दिनों में हमारी इकोनॉमी जो इतने रोबस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, हम विश्व की 4थे बड़ी इकोनॉमी हो गई। क्या सिर्फ हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग मेरे देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे? ये जो इसी की नाम में मैकोले मानसिकता से बाहर आना, हमारे इंस्टीट्यूट, हमारे बच्चे, हमारी कॉलेज,
हमारी मातृभाषा में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे कर रहे हैं, कर भी सकते हैं। ये विश्वास मेरा तो है, आपका भी होनी चाहिए। मेरे बच्चों पे मेरा विश्वास है। ओके मैं कोई सर्टिफिकेट में, मेरे को ग्लोबल स्टैंडर्ड में मेरे को जाना है, मेरे कमियों को मैं ठीक कर ही रहा हूँ, लेकिन है। उससे मैं एकदम खराब अवस्था में हूँ, इस ग्लानि में मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलिए, ये विशफुल थिंकिंग है मेरी। सर, आप लोगों ने जो 2020 में एनईपी लागू किया, उस वक्त एआई का इतना बोलबाला नहीं था। मैं समझना चाहती हूँ, बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आज जिस तरीके से एआई ने हमारी जिंदगी के मुझे लगता है हर एक एस्पेक्ट में पेनिट्रेट कर दिया है। आप एआई को लेकर, अब जो आपकी एनईपी है, उस वक्त तो आप लोग कुछ इंटीग्रेट नहीं किए थे, आज क्या रेलेवेंस रह गया फिर उस एनईपी का? आप एआई के मेगा जी, आप मेरे, मैं कुछ कहूंगा तो फिर मेरे से आप नाराज हो जाओगे। क्या? एनईपी को आप एक बार फिर पढ़ना आज रात को जाके, 60 पेज की किताब है, उसमें कई बार जो एनईपी की जो प्रमुख स्ट्रैटेजी बनी थी, उसमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रेट किया गया था कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाएगा। ओके टेक्नोलॉजी ऐसा एक चीज है ना, हर एक 2 साल में एक नई रूप लेके आ रहा है। एआई आपको को भी तो बदलते इस बार, पढ़ना पिछले होगा। बार बजट में सरकार ने हमें शिक्षा विभाग को 500 करोड़ रुपया दिया है एआई फॉर एजुकेशन के लिए, एक स्पेशल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। ठीक है। भारत की कई इंस्टीट्यूशन में हाँ। एआई को लेके गहराई से काम हो रहा है। आज जो एआई की बात, आज तो भारत इस स्टेज तक आ गया। अभी मैंने अखबारों में पढ़ा, उन कुछ मित्रों को भी मैंने बाद में मिला, प्रधानमंत्री जी ने जो अगले महीना एआई, ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट होगा, उसकी पहले हमारा देश में जो हमारी एआई फॉर भारत की एआई, सोवरेन एआई के ऊपर काम करने वाले 15-20 होनहार नौजवानों को मिले थे। उनमें से मैं 2-3 लोगों को मिला जो भारतीय एलएलएम बना रहे हैं। अभी जो हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं, ये सब बाहर के हैं। अभी अच्छा है, कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आखिर हमारी डाटा प्रोटेक्शन होना है तो हमारी देश की सभ्यता को और गहराई से समझना है तो भारतीय इंडिजिनस सोवरेन एआई प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, जिसमें तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट सबसे उसकी बड़ा बेनिफिशियरी होगा। एआई प्लेटफॉर्म समझाइए प्लीज। भारत में बनी हुई, भारत की टेक्नोक्रेट्स के द्वारा, भारत की सर्वर में, भारत की क्लाउड में, भारत की डाटा सेंटर में रहने वाला चीज को हम सोवरेन एआई तो इसमें कहेंगे। हम कहाँ पहुंचे हैं? काफी आगे जा रहे हैं, यही तो आपको मोदी को समझना होगा। नहीं तो नहीं, इसमें आप काफी बताइए, आगे हम जा रहे हैं। आप बताइए कि मैंने अभी स्कूलों में, उसके स्कूल के देखो, लेवल पर क्या जब बदलेगा? एआई भारतीय एलएलएम डेवलप होगा, उसकी साथ में आपको अभी मैं माड्रास आईआईटी में दिन भर बैठा था। आपने जो प्रश्न पूछा, खुद उसको मैं समझने के लिए मैं दिन भर, हमारी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी माड्रास में चल रहा है, मुंबई आईआईटी में उसमें काफी आगे काम कर रहा है। इन दोनों के साथ मैंने बैठा, और अभी मैं पोंगल के दिन ही बैठा था माड्रास आईआईटी में। हाँ। एक बच्चा, देखो 4 लोग स्कूली शिक्षा में, फिर शुरू करते स्कूली शिक्षा में जी। स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट एंड सोसाइटी एंड स्कूल मैनेजमेंट, 5 लोग स्टेक होल्डर एजुकेशन सिस्टम स्कूल में। करेक्ट। 5 लोगों की, विद्यार्थी को समझने के लिए एआई कैसे काम पे आएगा, टीचर को समझाने के लिए, जैसे मान लो अभी देश में नया टेक्स्ट बुक आ गया है जी। टेक्स्ट बुक की एक ओरिएंटेशन चाहिए, टेक्स्ट बुक की टीचरों के लिए एक ओरिएंटेशन चाहिए। उसको अभी हम लोग मैन्युअली और वर्कशॉप सेंट्रिक ओरिएंटेशन कर रहे हैं। एआई टूल के माध्यम से उन टीचरों को हम पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम ले आ पा रहे हैं। करेंगे हम इस बार, कर ही रहे हैं, उसको कर रहे हैं आप। पेरेंट्स को जो होमवर्क की, एक पेरेंट अपने बच्चे की पर्सनलाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट देख पाएगा। ओके। स्कूल मैनेजमेंट ये सारे अपने स्टूडेंट्स को एआई टूल को यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ा पाएगा। ये सारा विषय भी कब तक देख पाएंगे ये बदलाव स्कूलों में? ये आ चुका है, ये आ चुका है। मैं तो सीबीएसई, अभी सीबीएसई और आईआईटी माड्रास, एनसीईआरटी और आईआईटी माड्रास, ये दोनों ने अनुबंध किया है एआई टेक्नोलॉजी को अपने अपने किताबों को कैसे समझाने में मददगार होगा। हम तो इसी एकेडमिक ईयर में 1-2 चैप्टर एआई ड्रिवन हम कर ही देंगे, और अगले एकेडमिक ईयर्स में काफी मात्रा में जो क्लासरूम टीचिंग होगा, इस देश में जो डिजिटल बोर्ड बना है उसमें आखिर दिखाया क्या जाएगा। आखिर यही सब चीज जो नए नए हमारे भारत की बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे नौजवान अपने इमेजिनेशन से, अपने काले भारत की, मेरे को एक अच्छा क्रिएटिव व्यक्ति आया। हाँ। शिक्षा की जगत की नहीं है वो, लेकिन उन्होंने एनईपी को पढ़ा और टेक्नोलॉजी को यूज करते उन्होंने कहा कि मैं अर्ली स्कूल डेज में
मेरे जो इमेजिनेशन है, बच्चा कैसे, उसकी कॉग्निटिव लर्निंग कैसे और बढ़िया होगा, ये विज्ञान ये कहता है सुनने से, जी जी, पढ़ने से, लिखने से ज्यादा बेहतर है देखना। देखना सुनने में ज्यादा समझ बढ़ती तो है। मॉडर्नाइज क्लासरूम्स अब होने वाले हैं हमारे, हो कुछ रहा तो हुए है हैं लेकिन लार्ज स्केल पे उसको नहीं। आने वाले दिनों में हमने इस बार बजट में कहा है, हमने आने वाले 3 साल के अंदर भारत की सभी सेकेंडरी स्कूल में, हाँ, सरकारी स्कूलों में, हाँ। गांव देहात में सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन भारत सरकार लगाएगी। चलिए इस पे तो तालियां होनी इस चाहिए। प्रकार की अगर- एम्बिशियस प्लान लेके हम चल रहे हैं। काम तो बहुत करना है धर्मेंद्र प्रधान जी आप लोग को, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मैं उड़ीसा की तरफ ले जाना चाहती हूँ। अब मैं कुछ पढ़ रही थी, आप बीते दिनों एक मुद्दे, एक चीज के बारे में आप काफी बात करते हैं, दैट इंट्रिग्ड मी। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कहानी है उड़ीसा कुदोपाली की गाथा, 1857 की अनकही कहानी। ये क्या है? इसके बारे में आप कई मंचों से बात कर रहे हैं, क्यों रेलेवेंट है आज के युवाओं के लिए? क्या है ये पूरी कहानी? वैसे एक अच्छा काम आपके सरकार ने किया है कि बहुत गुमनामी से निकाल कर बहुत हीरोज को बाहर लाए हैं, जो हमारे हिस्ट्री की किताबों में दब गए थे, पन्नों में दब गए थे, जिनका पहले उल्लेख नहीं हुआ था। ये बात मैं मानती हूँ कि आपकी सरकार ने किया है, लेकिन ये कहानी क्या खास है? प्रधानमंत्री जी ने देश में जब हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाए, तब उन्होंने एक आह्वान किया कि देश में ऐसे अनेकों गुमनाम नायक है जिन्होंने आज़ादी के उपरांत इतिहास को लिखा। उन्होंने एक निर्दिष्ट तरीके, सिलेक्टिव एमनेशिया से इतिहास को लिखा कि एक दो खानदान, एक दो घराने को ही बड़ाई करना, यही इतिहास का एक योजना बनाई गई। जिस घटना के बारे में आपने आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी की इस आह्वान को साकार करते हुए उड़ीसा की संबलपुर जिले में, संबलपुर के आसपास 1827 में, 1827 में 1857 की, हाँ 30 साल पहले, जी, 30 साल पहले 1827 में वीर सुरेंद्र साय जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई हुई थी, संग्राम हुई थी। 1817 में कोस्टल उड़ीसा में, खोर्धा में, पुरी के राजा के इलाका में वीर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में एक लड़ाई हुई थी। 1827 की जो लड़ाई हुई थी उसमें से सुरेंद्र साय जी के 3 भाई थे। एक थे छबिल साय, एक थे उदंत साय। छबिल साय संबलपुर की 1857 लंबे समय जेल में रहे सुरेंद्र साय। जब जेल से लौट के आए रांची हजारीबाग से, फिर आकर लड़े अंग्रेजों से। संबलपुर शहर के बाहर 1857 दिसंबर 30 के दिन एक लड़ाई हुई, जिसमें से 54 लोगों की शहादत हुई अंग्रेजों की गोली से। छबिल साय का भी वहां हत्या हुई थी अंग्रेजों के द्वारा। बाद में और 3 लोगों को उस घटना में फांसी दिया गया 3 दिन के बाद। इसलिए वहां एक कहावत बने, लोक कथा है, 57 लोगों की शहादत कुदोपाली के गांव में हुई थी। इसीलिए इन दिनों ने वहाँ की स्थानीय युवकों ने, वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान को साकार करते हुए छबिल साय जी के शहादत दिन को कुदोपाली की बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हमको सौभाग्य मिला, हम लोगों ने आग्रह किया था एनबीटी उस घटना को एक किताब की रिसर्च डॉक्यूमेंट में फॉर्म दे। अभी लगभग देश की 13 भाषाओं में आप लोगों ने रिलीज किया है ये। 12 भारतीय भाषा में और एक स्पेनिश भाषा में उसको रिलीज करने का सौभाग्य मिला। और वीर सुरेंद्र साय जी की और एक भाई थे उदंत साय, हाँ। जो मैं इतिहास का छात्र तो हूँ नहीं, लेकिन जितना सामाजिक ज्ञान मेरा है, अपने जिंदगी की सबसे लंबे समय 44 इयर्स उन्होंने जेल में रहा। मेरे स्मृति में दुनिया के सबसे लंबे समय कारागार में रहने वाला वो गुमनाम नायक थे। तो इस तरीके की जो कहानियां हैं, आजादी की लड़ाई में इतने महत्वपूर्ण पड़ाव, ये सारे अभी तक हमारी हिस्ट्री की किताबों में इनको जगह क्यों नहीं मिली थी सर? वही तो मिलना शुरू हुआ है। आप हमको तो कम से कम थोड़ा प्रशंसा करनी चाहिए। अभी की प्रधानमंत्री जी ने सारा विषय को आग्रह से देश की नई पीढ़ी इसके बारे में जाने। देखिए, हम सब जानते थे, हम सब लोग सिख परंपरा को लेके गौरवान्वित होते हैं। जी। हम गुरु गोविंद जी की बलिदान से प्रेरित होती हैं, लेकिन उनकी 2 बालक बच्चे उन्होंने शहादत दी थी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। उसके बारे में देश की केवल सिर्फ पंजाब को नहीं जाननी चाहिए, देश के हर एक बालक को वीर बाल दिवस इसीलिए हमने मनाया
शहादत दिवस, वीर शहादत दिवस इसलिए मनाया। ऐसे अनेक बालक इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए मर मिटे हैं। ये सरकार इसको प्राथमिकता से ला रही है। प्राथमिकता देते देते आप लोग जो धीरे धीरे मुगल को किताबों से बाहर कर रहे हैं, उससे कैसे फायदा हो रहा है सर? भाई इतने सारे चीजों को जगह देंगे तो कुछ को तो जो बार बार रिपीट हुआ है उसको तो थोड़ा छोड़ना ही तो पड़ेगा ना। आप ऐसा है सर, देखिए आप ना विलेन को जब बाहर कर देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हीरो क्या है। अब देखिए, अगर मुगलों ने हमारे ऊपर क्या अत्याचार किया वो पता ही नहीं चलेगा बच्चों को किताबों में, तो राणा प्रताप हीरो है वो कैसे पता चलेगा? देखो इतिहास अपने आप में करवट लेती है। देखो मैं अभी इन दिनों में एक लेख धर्म देख के बाहर कर रहे हैं क्या? ना 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 ना, देखो सुनो, कुछ सत्य है। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने खुद एक अपने नाम पे एक साइन आर्टिकल लिखा, सोमनाथ की गाथा, सोमनाथ के स्वाभिमान के नाम पे अभी पिछले 10 दिन पहले लिखा। आक्रांताओं के बारे में लिखा। मैं जानता था, मैं बचपन से सोमनाथ की कहानी को जानता था, उसको मैंने दिल में लगा के रखा था, लेकिन मेरे स्मृति में दोबारा रिन्यू हुआ कि 1000 साल हुआ सोमनाथ के आक्रमण की। हम 1000 साल के इतिहास अपने आप में देखते रहे, आगे भी ये करवट बदलेगा, नए नए रूप लेके आएगा। सत्य कभी छुप नहीं सकता है। सत्य को हम लोगों की नियति में, हमको देश की जनता ने दायित्व दिया है सत्य को उजागर करना। हम किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, मिटाना नहीं चाहते। हम सत्य को जो ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर है उसको सामने लाना चाहते हैं। ठीक है, सत्य को उजागर करते करते क्या धर्मेंद्र प्रधान जी आप मुझे बताइए, आपके स्कूल, आपकी सरकार, अब कुछ लोग ऐसा ये वकालत कर रहे हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि शास्त्रों को भी स्कूल के पाठ्यक्रम में अब लाया जाए, वेदों को पढ़ाया जाए। अलग अलग देखिए यहाँ पर मैं लिख कर लाई हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, अष्टाध्यायी जैसे धर्मशास्त्र, ये सब को आपके स्कूल के सिलेबस में लाना चाहिए। ऐसा भी दिन देखेंगे क्या कि ये भी होगा हमारे स्कूल के सिलेबस में? महाभारत, रामायण, सब कुछ ये तो है ही। देखो ये तो सब अपना मोरल्स में सब है ही, कुछ नई बात नहीं है। और इस बार एनईपी ने हमने जोर दिया कि हम भारतीयता के ऊपर जोर देंगे, भारतीय पद्धति पे ही जोर देंगे। जो सारे मोरल्स के लिए कथा, कहानी, उदाहरण आएगा, ये सब भारतीय उदाहरण से ही आएगा। ये हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए उसको कोई हमारे भारत में सभ्यता, सनातन, संस्कार, धर्म, ये कोई अलग विषय नहीं है। जब सभ्यता की कहानी बताया जाएगा, साहस बताने से भीम के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, हनुमान जी के बारे में तो बताना पड़ेगा। और गीता तो आज अनेक राज्यों ने तो स्कूली, हनुमान जी अब सिलेबस में मिलेंगे? देखो लाना नहीं चाहिए, अपने आप में आ जाएगा, अपने आप में आ ही जा रहे, कथा कहानी अपने आप में आ ही जा तो अपने आप आ रहे। जाएंगे। देखो मूल, जब हमने, फिर मैं कहूं, जो मैकले मानसिकता के लोग हैं उनको सारे चीजों को एक उल्टा चश्मा से दिखने का अभ्यास पड़ी है। हम चीजों को भारतीय पर्सपेक्टिव में दिखाना चाहिए। भारत में आपको मैं बताऊं, मैं गया था थाईलैंड। हाँ। थाईलैंड में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में मैं घूम रहा था, मेरे साथ जो मॉन्क थे। हाँ। मैं चित्र वहां से वर्णन दिखते दिखते मेरे मन में कुछ दुविधा है। मैं तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में घूम रहा हूँ, लेकिन चित्र तो जो दीवारों में चित्र लिखा सब रामायण के चित्र है, ठीक है, महाभारत के चित्र ठीक है। तो मैंने पूछा, गुरुजी आप तो हो बुद्धिस्ट मॉन्क, ये मोनेस्ट्री है, इसमें रामायण महाभारत के वर्णन क्यों है? उन्होंने कहा कि रामायण महाभारत में नैतिकता है, सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है। बुद्धिज्म तो वही कह रहा है। उसको समझाने के लिए हमको रामायण समझाना ही पड़ेगा। इसीलिए आप देखना साउथ ईस्ट एशिया में धर्म से ही अलग कोई उपासना पद्धति। पर आप एक बात बताइए, मैं समझ गई, आप धर्म, रामायण महाभारत पढ़ाइए जब धर्म की बात होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप हनुमान जी के बारे में क्या लिखेंगे सर? मैं तो कहा ही नहीं, मैं तो कहा ही नहीं हनुमान जी को हम टेक्स्ट बुक में लेके आएंगे। लेकिन जब मैंने कहा मोरल्स आएगा, एथिक्स आएगा, भारतीयता आएगा, आपको क्या परहेज है भारतीयता के बारे में कहने में? इतना कुंठा क्यों हो रही, इतना क्यों संकोच क्यों हो रही है? परहेज बिल्कुल नहीं है। मैं क्या अगर मैं बताऊं, हम नर्सरी में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के गाना बनाते हैं, ये अच्छी गाना है। अगर उसमें कोई बच्चा साहस के लिए हनुमान चालीसा पढ़ देगा राइम के रूप में, कोई गलत होगा क्या? बिल्कुल वो तो बच्चे के उसके चॉइस के ऊपर है। आपको परहेज क्यों है? कुछ चीजों में आपको, इस देश में जो कुछ लोगों ने भारतीय चीजों के ऊपर, भारतीय विचार के ऊपर एक पर्दा डाल के रखा है, ये उचित नहीं है। परहेज नहीं है, मेरे ऊपर आरोप ना लगाएं, बिल्कुल परहेज नहीं है। आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोले, हनुमान चालीसा बच्चे को पढ़ाए, मैं तो रादर बोलूंगी हनुमान चालीसा पढ़ा दे। सो नो, मेरे ऊपर कबीर की दोहा पढ़ा दे, क्या उससे असुविधा है?
मैंने कोई विषय में कबीर की दोहा पढ़ा दे, जो भारतीय पर चीज उसका है। कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि हिस्ट्री बुक में कैसे डालेंगे सर। अब आप बात को घुमा अच्छा, रहे हैं। कबीर को भी आप कह दो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। मूल सभ्यता की उत्पत्ति को आप अगर शाही कलम में ढूंढने जाओगे, लेंस लगा के ढूंढने जाओगे, आपको देखो साइंस की जो फिजिक्स, टाओ फिजिक्स की किताब में जो वर्णन होती है, विज्ञान की अंतिम पहुंच कहां तक होती है, निराकार तक होती है, इन्फिनिटी तक पहुंचती है और गॉड पार्टिकल तक पहुंचती है। आप क्या बात करते हैं मेघा जी आप चीजों में? ठीक है सर, आप मंत्री हैं, आप ही अरे डिसाइड ऐसा करेंगे नहीं, कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। मैं नागरिक तो हूँ, सिर्फ सवाल पूछ सकती मैं हूँ नागरिक हूँ, मैं मेरा प्रोस्पेक्टिव कहता हूँ, मैं किसी भी विषय किसी के ऊपर लादता नहीं हूँ। अच्छा, अब आप जरा, मैं आपको जरा पास में ले आऊं आपकी पार्टी हेडक्वार्टर्स तक। नए आपके अध्यक्ष जी आए हैं, नितिन नवीन जी। पहले तो मैं पूछना चाहूंगी धर्मेंद्र प्रधान जी से, नितिन नवीन जी की अगर पार्टी में किसी से करीबी है तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी से है। नितिन नवीन जी अभी इतने करीबी से काम कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ पूरे बिहार इलेक्शन में। ही इज नोन टू बी अ मैन वेरी क्लोज टू यू। तो अब जरा जो लोगों ने ये लगाया आरोप कि भाई किसी को भी उठा के ले आए और बना दिया अध्यक्ष, जरा उनको आप जवाब दें, क्यों बनाया गया इनको अध्यक्ष, क्या खास बात है इनमें? अभी जो हमारा नव निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी हैं, जी, ये एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिक कार्यकर्ता है जी। पिछले 25 साल से वो बिहार विधानसभा की सदस्य है। हाँ, कई दायित्वों में उन्होंने रहा है, जो भारत की युवा आंदोलन को, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की युवा आंदोलन को खबर रखता है, उसमें नितिन नवीन जी एक प्रमुख स्तंभ थे जी। कई बड़े छत्तीसगढ़ में हम लोगों के मन में घनघोर निराशा थी कि भाई उस सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को कैसे निकालेंगे। नितिन नवीन जी की कुशल संगठनकर्ता की गुण 2023 में भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाया। मैं इस बार उनके साथ बिहार में काम किया, मेरा अत्यंत प्रिय है, अत्यंत श्रद्धा की संपर्क उनके साथ है। मैंने उनकी बारीकी से अपने विधानसभा के अलावा पूरा प्रदेश भर में एनडीए की रणनीति को इतने सुचारू रूप से, बिना तनाव के, मैं उनकी उम्र में मैं इतना शांत नहीं होता था, उतने बखूबी से उन्होंने इतना कुशलता के साथ उसको निभा रहे हैं। अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे संगठक है, विचार से स्पष्ट है। मैं तो आज देखो किनको यह दुविधा आ रही है, किनको दुविधा? जो खानदान पे विश्वास रखते हैं, जो बड़े घराने पे ही नेतृत्व। पर उनका आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि नितिन नवीन जी जैसे किसी को उठाकर ले आए, उसका मतलब सिर्फ यही है कि अमित शाह जी ही पार्टी चलाएंगे, इसीलिए एक ऐसे आदमी को उठा के ले आए जो बेचारा कुछ नहीं कहेगा। यही सामंतवादी मानसिकता के लोग, यही खानदान की चट्टे बट्टे कहे थे कि चाय बनाने वाला कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, वो चाहे तो हमारे एआईसीसी कॉन्फ्रेंस के सामने आके चाय बिक्री करे। ये उनकी अहंकार है। ये भारत के सामान्य लोगों को कांग्रेस पार्टी की खानदान, कांग्रेस पार्टी की चेले चपाटे कभी स्वीकार नहीं किए हैं। हमेशा बीजेपी का अध्यक्ष एक बड़े कद का नेता रहा है, इस बार वो नहीं हुआ। सब छोटे होते हैं, 32 सिंहासन में बैठते ही इतने करोड़ों संख्या। आज जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देखो भाई, मैं तो अभी तक की मेरे काम की लेखा जोखा बता दिया, अभी ये मेरे अध्यक्ष है, उनकी मार्गदर्शन में मैं आने वाले काम करूंगा। ये मेरे पार्टी है, तो देश की, विश्व की सबसे लोकप्रिय जननेता कहता है मेरे पार्टी की 32 सिंहासन में जो भी विक्रमादित्य सिंहासन बैठा वो मेरे संगठक है, वो मेरे नेता है। आज मोदी जी मानने के लिए तैयार है, तो हमारी पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ता उस नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व को आज सर पे लेके घूम रहा है, दिल पे लगा के घूम रहा है। पार्टी को हम श्रेय और भी दिलाएंगे उनके नेतृत्व में। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपकी जो टीम थी ना बिहार में, उसमें नितिन नवीन जी थे, आप थे बॉस। आज प्रधानमंत्री जी मंच पे कहते हैं नितिन नवीन जी मेरे बॉस हैं, ठीक है, जो वो कहेंगे ये प्रजातंत्र है। नहीं फिर आप कैसे काम करेंगे बताइए? आप तो उनके बॉस होते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मेरे बॉस है। मेरे बॉस ने अगर उनको बॉस माना है, मैं भी तो मानूंगा। मैं प्रधानमंत्री की इच्छा से मैं उनकी सरकार में मंत्री हूँ। तो मेरे तो नेतृत्व तो थोड़ी मुश्किल नहीं होगी? कोई मुश्किल नहीं, यही बीजेपी है। कैसे सामंजस्य बनाएंगे आप लोग के साथ? भैया भैया कहते घूमते थे बेचारे। ये अभी हम उनको अध्यक्ष जी कहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे। देखो, पिता ना कभी कभी बेटे को चाबी पकड़ा ही देता है, सासू भी बहू को चाबी पकड़ा ही देता है। ये तो ये भारतीयता है, यहाँ को खून खराबा नहीं होता है,
यहाँ तो ट्रांजिशन ऐसे होता है। एक पूरी जेनरेशन को स्किप करके प्रधानमंत्री जी ने आपसे छोटे जेनरेशन को चाबी पकड़ा दी। आप हमें सब आनंद गायब हो है। गए। देखो देखो कोई गायब नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखो दायित्व तो अनेकों हैं, भूमिका भी अनेकों हैं जी। सब कार्यकर्ता का अपना अपना महत्व है। हमको तो बहुत ही आत्मविश्वास है। विकसित भारत को नेतृत्व करने के लिए एक नई पीढ़ी की व्यक्ति जब संगठन के काम संभालेगा, तब वो नई पीढ़ी की स्पंदन, नई पीढ़ी की अपेक्षा आकांक्षा को नेतृत्व के पास तक वो खूब ही पहुंचा सकता है। इसीलिए पार्टी की कार्यकर्ताओं ने जो तय किया नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की दायित्व देना, मैं मानता हूं भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में पार्टी की पिछले देखिए अभी मैं आते आते कोई आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने एक ट्वीट किया, अखिलेश मिश्रा हमारे एनडीटीवी की एक ट्वीट किया है, एक फोटो है, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दायित्व ग्रहण कर रहे हैं। ठीक उनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री खड़े हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी खड़े हैं, माननीय अमित शाह जी खड़े हैं, माननीय नितिन गडकरी खड़े हैं, माननीय जेपी नड्डा खड़े हैं। उन्होंने कहा पिछले 16 सालों में बहुत पुराना नहीं, हमारे तो लिगासी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू जी भी हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी से गिनाते उन्होंने 16 साल में जिन अध्यक्षों ने 14 में राजनाथ जी जिताए, 19 में अमित शाह जी ने जिताया, 24 में जगत प्रकाश नड्डा जी ने जिताया, 3 केंद्रीय सरकार बहुमत के साथ, नरेंद्र मोदी जी जैसे एक विशाल वटवृक्ष को नेतृत्व बनाना, अनेक राज्यों में हमने पिछले 11 साल में 12 साल में कहां से कहां तक पहुंचा। हम आसाम में सरकार दोबारा आए, तीसरी बार आएंगे, त्रिपुरा में हम लोग सरकार दोबारा आए, अरुणाचल में सरकार दोबारा आए, हमने गोवा में कई बार आए, हमने उड़ीसा जैसे राज्य में पहली बार अपने ताकत में सरकार बनाई, हमने दक्षिण में सरकार बनाई, कर्नाटक में, हमने उत्तर भारत की सभी इलाका में सरकार बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी की आज तो अभी 5 राज्य आ रहे हैं नितिन नवीन जी के देखो, नेतृत्व में 5 जीतने वाले हैं प्रधानमंत्री क्या जी आप? की व्यापक नेतृत्व की छाया पे, नितिन नवीन जी की कुशल संगठन कौशल्य से हम बंगाल में सरकार बनाएंगे, तमिलनाडु में डीएमके को उखाड़ेंगे, हम लोग पंडिचेरी में सरकार पुनः रिटर्न करेंगे, सर बोलने के लिए बोल देते हैं डीएमके को उखाड़ेंगे। तमिलनाडु में एक सीट नहीं आई सर आप लोग को पिछली बार। हमारी इस बार देखिए क्या होगा। मैं अभी भी तमिलनाडु में हफ्ता भर रह के आया हूँ 2 क्या बार। होगा तमिलनाडु में इस बार डीएमके का हारना तय है, तमिलनाडु में पक्का। ममता का हारना तय है, बंगाल में डीएमके का हारना तय है, तमिलनाडु में मैं आपको फिर मई महीने में आप मेरे को और हेमंत बिस्वा सराफ फिर जीत जाएंगे, वो भी तय है। मई महीने में एक इस प्रकार की मंच पे आप मेरे को अभी तो से मैं अनुरोध करता आपको हूं, मैं वापस बिल्कुल बोला, मैं अनुरोध करके जा रहा हूं, तब हम आसाम, बंगाल, डिस्कस तमिलनाडु करेंगे। और पौंडीचेरी और ठीक केरला में बहुत बड़ी पार्टी बनकर हम उभर के आएंगे। ठीक है, आप देखना मेरे बात। ठीक है। ऑन दैट वेरी नोट मैं ये रैप अप करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।